बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान ने IMF के आगे किस किस को नंगा किया, इसकी तफसील आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा और फिर व्यूअर्स आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंडरग्राउंड मौशी टीम की ब्रीफिंग, IMF को PTI की मुश्किल आखिरकार समझ में आ गई। एस्टेब्लिशमेंट की वजह से सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम, इमरान खान ने अपना नुक्ता वाजे कर दिया। IMF के वफ्द के सामने मुल्क की खातिर मुश्किल का सामना करने वाले इमरान खान की IMF को सपोर्ट और मुल्क दोस्ती का और क्या सबूत चाहिए दुश्मनाने वतन को। और IMF माशी प्रोग्राम पर सियासी तफाके राय करवाने में कामयाब। 9 मई वाकयात पर सुप्रीम कोर्ट की इमरान खान को क्लीन चिट, मुश्किल आसान हो गई। अब क्या कुछ ताकतें इस फैसले के बावजूद इमरान खान को फौजी अदालत के कटहरे में खड़ा करेंगी या फिर क्लीन चिट दे दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा और अवाम की सपोर्ट आज भी मौजूद है। PDM हुकूमत को PTI की हां की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ गई, अब ऐसा क्या हुआ। और फिर IMF मुआहदे के बाद IMF का वफ्द ज़मान पाक पहुंचता है और इस मुलाकात का पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। अभी मुलाकात मुकम्मल ही हुई थी कि दूसरी तरफ से चीखो पुकार बुलंद होने लगी है। वफ्द ज़मान पाक पहुंचता है। आलमी मंजरनामे पर PTI की अहमियत अब मजीद बढ़ गई। इस मुलाकात के बाद ज़मान पाक में IMF वफ्द और इमरान खान के दरमियान 1.5 घंटा गुफ्तगू हुई। वो तहरीक इंसाफ जिसे मुल्क दुश्मन करार दिया जा रहा है, वो कैसे आज इतनी ज्यादतियों के बावजूद मुल्क के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के साथ खड़ी है। 10,000 कारकुनान जेल में, लेकिन फिर भी इमरान खान कैसे हुकूमत की मदद को पहुंच चुके हैं, अपने साथ ज्यादतियों को पीछे धकेल दिया और पाकिस्तान को सबसे आगे रख दिया। इमरान खान ने आने वाले इलेक्शन के हवाले से भी कुछ इंकशाफात किए, जिसकी तफसील आज की इस नशिस्त में व्यूअर्स मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं, गौर से देखें इस तस्वीर को जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन्स पर, आपकी मोबाइल स्क्रीन्स पर मौजूद है। इमरान खान अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, एक तरफ IMF का एक नुमाइंदा खातून बैठी हुई हैं और दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब और बाकी तमाम लोग जो इस मीटिंग में मौजूद थे वो ऑनलाइन यानी जूम के ऊपर मौजूद हैं। ये वो अल्फाज हैं जो खान साहब ने एक वाज़े पैगाम की शक्ल में IMF के वफ्द को दिया कि हमारी पूरी की पूरी टीम अंडरग्राउंड है, मौशी टीम जिसे एक शैडो गवर्नमेंट का काम करना चाहिए, हुकूमत पर तनकीद करनी चाहिए बतौर अपोजिशन पार्टी, लेकिन उन्हें अंडरग्राउंड रहने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद हम आपके सामने हाजिर हैं पाकिस्तान की खातिर, और जो खदशात हैं कि उस मुआहदे का क्या होगा, जो सपोर्ट आपको चाहिए, जो एतमाद का इजहार IMF ने किया, उसके बावजूद उसकी इस तमाम जो कोशिशें हैं IMF की, इसकी रोशनी में हमने मुलाकात की हामी भरी और अगर सपोर्ट चाहिए तो हम हाजिर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF और हुकूमत के दरमियान $3 अरब की मुआशी इमदाद के कलील मुद्दती मुआहदे की हमायत करते हुए कहा कि मुआशी इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। व्यूअर्स याद रखिएगा, ये वो तमाम चेहरे हैं जिन्हें अंडरग्राउंड होने पर मजबूर किया गया और आज IMF का आना यकीनन एक ऐसी उम्मीद की किरण जागा है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अपनी मकबूलियत है, एक अपना क्लाउट है और दुनिया ये समझती है कि इस जमात को माइनस नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। इसके साथ शौकत तरीन, उमर अयूब खान, डॉक्टर सानिया निश्तर, तैमूर झगड़ा, शिबली फराज और मुजम्मिल असलम जो हैं वो ऑनलाइन इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। IMF और हुकूमत के दरमियान 9 माह के लिए $3 अरब के स्टैंड बाय मुआहदे पर बातचीत हुई और इस तनाजुर में इस मुआहदे के मजमूई मकासद और अहम पॉलिसियों की हमायत का बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान किया गया। हमाद साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया और वो ये कहते हैं कि हमें इस साल इलेक्शन से कबल और नई हुकूमत के क़याम से पहले इस मुआहदे के जरिए मैक्रो इकोनॉमिक
استحकाम बरकरार रखने की कोशिश को सराहते हैं। और व्यूअर्स, फिर उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई से मुतासिर निचले तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिशों की अहमियत को उजागर करना चाहते हैं। आइन के तहत आज़ादाना और बरवक्त इंतखाबात के इनेकाद के बाद अवाम के मैंडेट से आने वाले नई हुकूमत इस्लाहात का आगाज़ करेगी और तवील मुद्दती बुनियादों पर बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ मुआशी तरक्की के लिए काम किया जाएगा। क्योंकि रिजर्वेशंस थी IMF की कि उनके मुआहिदों के साथ क्या होगा, इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लिया गया। इससे पहले दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता कि IMF के नुमाइंदे तमाम सियासी जमातों के पास जाएं और कुछ गारंटीज ली जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चंद रोज पहले IMF की टीम ने राब्ता किया था और उसके बाद ये स्टैंड बाय मुआहिदे का जो अगला मरहला है इस पर काम शुरू हुआ और इसकी यकीनन एक मंजूरी की ज़रूरत थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा हमायत का जो है वो ऐलान किया। व्यूअर्स, इस मुलाकात के फौरी बाद, क्योंकि याद रखिएगा हुकूमती टोला अपने तौर पर साजिशों में लगा हुआ है और कोऑर्डिनेटर्स हों वज़ीर-ए-आज़म साहब के या मुसद्दिक मलिक साहब हों, जिन्हें दरबारी अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा क्योंकि उनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो साजिशें करके और इसके साथ साथ किसी का इकबाल बुलंद करके अपनी कुर्सी पर विराजमान है। वो ये कहते हैं कि इससे पहले भी IMF के साथ जो डील होती रही, आवाम को जो सब्सिडीज दी गई वो IMF के खिलाफ था, उनके मुआहिदों के खिलाफ था और ये सब कुछ इमरान खान ने किया। इसलिए खान साहब का खिताब बहुत ही अहमियत का हामिल है। और खान साहब ने क्या पैगाम दिया? खान साहब ये कहते हैं कि IMF वफ़द से मुलाकात में जो बातें हुई, उसके बाद जो खिताब किया, जो निकात उन्होंने पेश किए, इसके मुताबिक जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ FATF का मामला था और उस वक्त निगोशिएशंस किए जा रहे थे, PDM की जमातें अपनी करप्शन बचाने के लिए NRO मांग रही थी और आज हम ऐसे वक्त पर मदद कर रहे हैं जब हमारे 10,000 कारकुनान जेल में है और हमारी पूरी लीडरशिप पर क्रैकडाउन हो रहा है। मैंने हमेशा कहा कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, पाकिस्तान के अंदर किसी सूरत भी किसी किस्म का इस्तेहकाम नहीं आएगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। अगर आप कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से करेंगे तो यकीनन ये आसान नहीं होगा। मैंने IMF को आज यही कहा कि जब भी नून लीग की हुकूमत आती है और हुकूमत छोड़कर ये लोग जाते हैं तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल में चला जाता है। एक साल में हमें $7.5 अरब का नुकसान हुआ। जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे तब तक सियासी इस्तेहकाम किसी सूरत भी नहीं आएगा। बदकिस्मती से हुकूमत की पॉलिसी दूसरी तरफ जा रही हैं। फिर खान साहब ने जो इंतहाई अहम नुक्ता है जो उठाया वो इलेक्शन का था। इलेक्शन करवाना क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए? एक ऐसी हुकूमत जो नुमाइंदा हुकूमत होगी, मजबूत हुकूमत होगी, पॉपुलर हुकूमत होगी, आवाम के ख्यालात की तर्जुमानी करती होगी, उसे सपोर्ट हासिल होगी, मुश्किल फैसले करने में ये सपोर्ट मिलेगी जिसकी ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान को। अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके धांधली ज़्यादा इलेक्शन करवाना है तो इस इलेक्शन से पाकिस्तान के अंदर हालात जो हैं वो ठीक नहीं होंगे, बल्कि एक ऐसी जमात जिसका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है वो आएगी और पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को इससे नुकसान होगा। व्यूअर्स, इस खिताब से पहले क्योंकि फोकस ये रहा कि इंतखाबात करवाए जाएं और IMF के सामने पाकिस्तान में जो गुफ्तगू खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट से होती रही, जनरल बाजवा से होती रही, इसका भी जिक्र किया कि हम कहते थे कि अगर आपने हमारी हुकूमत को गिराया और साथ दिया कुछ और लोगों का तो पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। आज हम IMF यानी जो लोग सामने बैठे हुए थे, जो जूम की मीटिंग में उनके साथ शामिल थे, जो वफ्द मुलाकात के लिए गया, उन पर यह बावर करवाया कि आज जो भी हालात हैं इसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक बुनियादी हाथ है, जनरल बाजवा का बुनियादी हाथ है, क्योंकि जनरल बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा और जो डिफ़ॉल्ट करने की जो बात हो रही है इसका सिलसिला 1 साल पहले ही शुरू हो गया था। व्यूअर्स, आपको ये बताते चले कि खान साहब ने आज बहुत सारे लोगों को नंगा कर दिया है और खान साहब ने जो एक इंटरव्यू भी दिया उसमें भी ये बातें कही और उन तमाम किरदारों की निशानदही की जो उनके खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ काम करती रही। खान साहब ये कहते हैं कि मेरे ऊपर 200 से ज़ायद केसेस हैं। पाकिस्तान को एक महफूज फ़ौज की ज़रूरत है। फ़ौज कमज़ोर हो जाए तो मुल्क ख़त्म हो जाते हैं। गद्दारी पर केस कर दिया है मुझ पे। मुझे पता है कि किसने मुझे कत्ल कराने की कोशिश की, मैं साबित कर सकता हूँ। अरशद शरीफ के वालदा ने इसका नाम लिया। आर्मी चीफ को कहता हूँ कि अगर पहले इस्तीफ़ा दिलाया
تو اب بھی نکال دوں گا، یہ پروپیگنڈا ہے۔ اور خان صاحب کے حوالے سے یہ پروپیگنڈا بہت دیر سے آپ نے دیکھا ہوگا، اور میں آپ کو صرف ایک واقعہ یاد کروا دوں کہ جس رات عدم اعتماد کی تحریک اور باقاعدہ پارلیمنٹ کھلتی ہے تو دوسری طرف عدالتیں بھی کھلی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی جاتی ہے کہ شاید اس وقت کے آرمی چیف کو ہٹانے کے لیے خان صاحب جو ہیں کسی بھی کاغذ پر دستخط کر سکتے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا تھا، خان صاحب اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا میرے خلاف اس وقت بھی کیا گیا۔ جنرل باجوہ ڈرا ہوا تھا کہ میں اس کو کہیں ہٹا نہ دوں۔ جنرل باجوہ نے ملک کو سارا نقصان پہنچایا، اور میں امید کرتا ہوں تھا کہ جنرل عاصم منیر آ کر ملک کو تبدیل کریں گے۔ عاصم منیر آرمی چیف آئے تو میں نے انہیں پیغام دے دیا کہ لندن پلان کے بارے میں کس طرح پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، جس پہ مجھے بتایا گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں قاضی فیض عیسیٰ کو نہیں جانتا تھا، ہمارے سامنے ساری چیزیں آئی تو ہم نے کہا کہ عدلیہ فیصلہ کر لے اس حوالے سے، اس سے پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کا اور تحریک انصاف کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ بڑی بڑی مشکلیں برداشت کر کے بھی کھڑے ہیں تو میں ان کو کیسے چھوڑ دوں۔ یہ ایک انتہائی اہم پیغام عمران خان صاحب کی طرف سے دیا گیا، چونکہ بعض لوگ واپس آنا چاہتے ہیں، انہیں راستہ نہیں مل رہا، اور کیونکہ انہیں استحکام پاکستان پارٹی کا حال جو ہونے والا ہے معلوم ہے۔ لیکن خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس وقت جیلوں میں ہیں، اگر میں نے کچھ لوگوں کو واپس لے لیا اور پاکستان تحریک انصاف نے انہیں واپس شمولیت اختیار کرنے کی اجازت دے دی، تو میں ان لوگوں کو کیا شکل دکھاؤں گا۔ میں حیران ہوں، اس عمر میں پرویز الہی کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ کس قسم کی انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، اور کافی انہوں نے ان کی خدمات جو پارٹی کے لیے انہیں سراہا ہے۔ پھر آصف علی زرداری اور نواز شریف کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میں برطانیہ اس لیے نہیں گیا کیونکہ یہاں حالات خراب تھے، اگر مجھے اور ملکوں کے کندھوں پر سہارا لے کر چڑھ کر اقتدار میں آنا ہے تو میں کبھی بھی ایسے اقتدار میں نہیں آؤں گا۔ اور پھر خان صاحب نے آج دوبارہ جو ہے ملٹری کورٹس کا حوالہ دیا کہ ٹھیک ہے، مجھے اگر ملٹری کورٹس میں لے کر کسی نے جانا ہے تو جائے، اور مجھے اگر موقع ملا تو میں اپنی بے گناہی کو ضرور جو ہے وہ ثابت کروں گا۔ ویورز، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے یہ تمام باتیں ایسے حالات میں کہی جب ان کی تقریروں پر پابندی ہے، اور ان کا نام لینا بھی جو ہے وہ پاکستان میں مکمل طور پر اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ لیکن آج ایک ایسا واقعہ ہوا، اور مجھے حیرانگی اس بات کی تھی کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور ادارے ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ آج آپ جمہوری کرداروں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، کل کو آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ آج کسی کی باری ہے، کل کسی کی باری ہے، یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا۔ آج اس ٹیلی ویژن چینل نے عمران خان کی تصویر کو بلر کیا، اور بلر کرنے کے بعد جو وہ چلایا، اور میں حیران تھا کہ اے آر وائی نیوز ایسا کیوں کر رہا ہے۔ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ جناب ٹرینڈز بھی چل رہے ہیں اس حوالے سے پاکستان میں اے آر وائی کے خلاف، لیکن ایک چیز ضرور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اے آر وائی ٹیلی ویژن چینل وہ چینل ہے جس نے عمران خان کا بھرپور ساتھ دیا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں، یعنی ارشد شریف شہید بھی ہوئے، ان کے خلاف مقدمات بھی آپ کے سامنے ہیں، بہت سارے لوگ چھوڑ کر چلے گئے، اور گرفتاریاں بھی ہوئی۔ تو چینلز کی زندگیوں میں ایسے وقت جو ہیں وہ ضرور آتے ہیں، اور اے آر وائی چینل بھی جو ہے اس وقت ایسے ہی وقت سے گزر رہا ہے۔ بعض لوگ اس تنقید کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر اپنی ضرور رائے کا اظہار کیجیے گا۔ جو کچھ اے آر وائی نے خان صاحب کی تصویر کو بلر کر کے چلایا، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ خان صاحب کی تصویر کو آپ نے بلر کر دیا، باقی لوگ جو اس میٹنگ میں موجود تھے، جن کے بہت ساروں کے وارنٹ بھی جاری ہوئے، ان کی تصویروں کو بلر کیوں نہیں کیا گیا؟ اور ان کا بس چلتا تو شاید وہ جو آئی ایم ایف کی خاتون وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، یہ ان کی تصویر کو بھی بلر کر دیتے کیونکہ وہ خان صاحب سے ملنے گئی ہیں۔ اچھا، اب 9 مئی کی جو واقعات ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان ایک تفصیلی فیصلہ جاری کرتا ہے، اور تفصیلی فیصلہ 22 صفحات پر مشتمل ہے، جسے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے تحریر کیا ہے، اور اس کے مندرجات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ اس کا تعلق ہے عمران خان کے ساتھ اور 9 مئی کے واقعات کے ساتھ۔ اور اس فیصلے کے بعد کیا فوجی عدالتوں میں خان صاحب کو لے جایا جائے گا، کیس چلے گا نہیں چلے گا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس حکم نامے کا، یہ جو جاری کیا گیا، اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वारंट गैर कानूनी करार दिया। फैसले में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। अदालती हुक्म पर 4:30 बजे चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 9 मई के वाकयात पर बयान के लिए चेयरमैन पीटीआई को रोस्टरम पर आने की इजाजत दी। अदालती फैसले में यह भी कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी के बाद के वाकया से ला इल्मी का इजहार किया। अदालत ने पूछा कि क्या वो 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने यकीन दहानी कराई और कहा कि कभी अपने चाहने वालों को तशद्दुद पर नहीं उकसाया। फैसले में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई ने अलकादिर ट्रस्ट केस में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया। बायोमेट्रिक के वक्त रेंजर्स ने डायरी ब्रांच में जबरदस्ती घुसकर चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया। आज के इस फैसले के बाद एक चीज तो वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने तहरीरी फैसले में ये लिख दिया और ये मोहर लगा दी कि इमरान खान ने 9 मई के वाकयात में की ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि रोस्टरम पर आकर उसको यकीनन तनकीद का निशाना भी बनाया। रेंजर्स ने हाई कोर्ट के हाथे में शीशे तोड़े, वकला और अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले में लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 9 मई की गिरफ्तारी के वाक़े का नोटिस लिया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने गिरफ्तारी के तरीक़ेकार को गलत लेकिन गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसले में लिखा कि दरखास्त गुजार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से गिरफ्तारी पर मायूसी का इजहार किया। नायब प्रोसिक्यूटर्स और अटॉर्नी जनरल को सुनने के फौरी बाद मुख्तसर हुक्म जारी किया गया। मुख्तसर हुक्म में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के वारंट को गैर कानूनी करार दिया गया। फैसले में लिखा कि चेयरमैन पीटीआई को पुलिस गेस्ट हाउस में नामजद लोगों से मुलाकात की इजाजत दी गई। अहाता अदालत से गिरफ्तार करके इंसाफ के हसूल के बुनियादी हक को पामाल किया गया। तयशुदा असूल है कि अदालती वक़ार और तकद्दुस की पासदारी सब पर लाजिम है। लोग इसी यकीन दहानी पर अदालतें आते हैं। आज़ादाना माहौल और शफाफ इंसाफ मिलेगा। तहरीरी फैसले में व्यूअर्स ये भी लिखा गया कि हाई कोर्ट में पेश होकर बायोमेट्रिक तक चेयरमैन पीटीआई ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया था। जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, हाई कोर्ट की अथॉरिटी और तकद्दुस को पामाल किया गया। इससे कबल अहाता अदालत से गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई कर चुकी। अदालत की सवाबदीद है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई करे या इस पर किसी किस्म का एक्शन लेना जो है ये अब उनके अपने इख्तियार के अंदर है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में लिखा है। व्यूअर्स, आज इस फैसले के बाद यकीनन हालात किस तरफ जाएंगे ये भी एक बुनियादी सवाल है। और आखिर में शहबाज शरीफ साहब के आपने पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर इश्तिहारात देखे होंगे जिसमें वो 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर रहे हैं और कहते हैं कि ये हमारे नौजवान नहीं हैं और फिर तरक्की के रास्ते पर पता नहीं कौन से रास्ते पर नौजवानों को ले जाने की बात की जाती है। कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट ढूंढ लेते। मुल्क के सरबराह इस किस्म के काम नहीं करते। किसी ज़हीन फ़तीन और रस्तू जहन रखने वाले शख्स ने इन्हें क्यों मशवरा नहीं दिया कि सरबराह मुमलिकत जो हैं वो इश्तिहारों में नहीं आते। यानी ये जो इश्तिहारबाजी है सियासत की और कौम की खिदमत की, खुदारा इस चीज़ से बाहर आएँ। क्योंकि जिन टेलीविज़न चैनल्स को आपने ये इश्तिहारात दिए हैं, पाकिस्तान इतना अमीर मुल्क नहीं है कि ये इश्तिहारों के पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट बर्दाश्त करे और टैक्स पेयर पे आप बोझ डाल दें। IMF आपके घर में बैठा हुआ है, वो आपको गिरबान से पकड़ कर जो अपनी शराइत बना रहा है। लेकिन हम शहबाज शरीफ साहब की यहाँ पर PR कैंपेन कर रहे हैं। दुनिया में इलेक्शन के दौरान ऐसी कैंपेन्स होती हैं। हमें ऐसी कैंपेन्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान मुतहम्मिल किसी सूरत भी नहीं हो सकता। ये शो था आज का। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए अल्लाह के बाद।